कि ये जो हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसमें दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे, यानी फिजिकल भी फीचर्स कवर करेंगे कंट्री वाइज़, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से हम इसको पढ़ते हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी हमने पढ़ा, अब इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से पढ़ते हैं और इसमें हम लोग जो है जो पॉलिटिकल फीचर्स हैं उनको भी कवर करेंगे और आपका एक रिव्यू और रिवीजन भी हो जाएगा जो आपने फिजिकल ज्योग्राफी में फिनोमेनास पढ़े थे। तो वो एकदम कंसोलिडेट हो जाएगी चीज़, तो दैट वी आर गोइंग टू डू डू ओवर हियर, ठीक है ना? हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोगों को स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो है हम कंट्री वाइज़ चीज़ों को देखेंगे और सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका एशिया। तो एशिया की कंट्रीज़ के ऊपर बात करेंगे हम लोग, एशिया के ऊपर सबसे पहले बात शुरू होगी। आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि आपको मेरे साथ-साथ बहुत सारे टर्म्स आएँगे, बहुत सारे स्टेट्स के नाम आएँगे, बहुत सारी चीज़ें। जो मैं बोलूँगा दीज़ आर इम्पोर्टेंट, तो उसको आप बिल्कुल एकदम अच्छे से मैप में देखेंगे, एटलस में देखेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उसको पढ़ेंगे, थोड़ा जानेंगे और मेरे साथ-साथ पढ़ लीजिएगा। देखिए, बाद में आपको इसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप मेरे साथ-साथ पढ़ेंगे तो आपको मौका मिलेगा और अगर मुझे इसमें गैप देना पड़ेगा तो आई विल गिव यू दैट। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि मेरे साथ-साथ करना है क्योंकि आपको मैं 1 डेढ़ घंटा जो भी पढ़ाऊँगा 2 घंटे तक, उसके बाद आपका पूरा 24 घंटे का टाइम है, आपको इसके ऊपर काम करना है और अभी ही कोशिश करनी है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार करने ली है विद इंडियन और साथ में इंडियन जो ये है आपका वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी उसका भी रिवीजन कर लेना है क्योंकि वीडियोज़ भी मैं जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको बोल रहा हूँ कि रिवीजन कर लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का और जिन लोगों को मैंने जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, सबका अलग-अलग इंस्ट्रक्शन है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फ़ॉलो करेंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्योग्राफी पढ़ ली है, वो लोग रिवीज़न करेंगे, साथ-साथ में कंसंट्रेट करते जाएँगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, उनको एक आइडिया हो जाएगा, एक अच्छे से पता चल जाएगी चीज़ें, फिर उसके बाद फर्दर पढ़ेंगे तो उनको मज़ा आएगा पढ़ने में, एटलस समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको एटलस पे काम करना है, थोड़ा बहुत उसके ऊपर काम करना है। अब एशिया का जैसे आप एक नोट्स बनाने को तैयार करते हैं, तो स्लाइड में जो बातें हैं, वो तो हैं ही हैं। प्लस एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, उसको आप एशिया के ऊपर तैयार वर्ल्ड की तरफ, ठीक है? और हम देखते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है हमारी, वो हमें क्या-क्या दिखाती है, क्या-क्या उसने अपने अंदर छुपा रखा है। लेट्स स्टार्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है? मज़ा ना आए तो पैसा वापस, ठीक है? ज्योग्राफी में, हैं? हैं? ल मज़ा नहीं आया तुम लोगों के साथ टूर पे तो पैसे वापस ले लूँगा सारे। तो क्या समझ रहे हो मैं दूँगा? ठीक है, तो ठीक है। देखिए, आप लोगों के साथ मुझे मज़ा आना चाहिए, समझ लीजिए, ठीक है? तो कीप ऑन एंटरटेनिंग। चलो, लेट्स गो। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हमारे पास है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड सबसे पहला टूर हमारा स्टार्ट होगा, वी आर गोइंग टुवर्ड्स, हम लोग कहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं एशिया में, हम जा रहे हैं चाइना, जापान, रशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया में हम लोग जाएँगे। एक-एक मैप को देखेंगे, एक चीज़ को देखेंगे, आपको मेरा साथ देना होगा इसमें। वर्ल्ड टूर पे हम लोग पहले चलेंगे मोमोज़ खाने, ठीक है? र ए इसमें आप डिस्कवरी आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर डिस्कवर ज्योग्राफी क्लास 6 की, जो मैंने आपको कहकशा बोला था, उसके अंदर आपको सेक्शन 3 के अंदर एशिया दे रखा है, ठीक है? सेक्शन 3 के अंदर एशिया दे रखा है, 6th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है। एडिशनल डिस्कवर ज्योग्राफी 6th एंड 7th क्लास में आपको डिस्कवर ज्योग्राफी के अंदर दे रखा है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है उसमें भी, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आप देख सकते हैं एडिशनली या घर पे आपको पढ़ना है, ठीक है? यानी बेसिक्स आपको घर पे पढ़ने हैं। ज्योग्राफी 6th क्लास की देख रहे हो, सेक्शन 3 में एशिया दे रखा है, नहीं दे रखा? सेक्शन 3 में एशिया है, देख रहे हो? सेक्शन 3 में एशिया है? नहीं, सेक्शन 3 में। तो उसमें एशिया चैप्टर है कि नहीं है? डिस्कवर ज्योग्राफी है ये वाली बुक या कोई और ज्योग्राफी है? अच्छा, द अर्थ आर हैबिटेट, तो इसमें वर्ल्ड दिया होगा, फिर वो मैप दिया होगा वर्ल्ड, ठीक है ना? ठीक है। तो डिस्कवर ज्योग्राफी के अंदर हाँ? नहीं, ये नहीं, पुरानी एनसीईआरटी जो थी ना, ओल्ड एनसीईआरटी में ऐसे दिया था, ये न्यू एनसीईआरटी है जो आपने ली है।
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें दे रखा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे वर्ल्ड वाले में एशिया दे रखा है, तो वहाँ से आप लोग जाके एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है ना, वर्ल्ड में जो दे रखा है, कॉन्टिनेंट्स दे रखे हैं, जो कॉन्टिनेंट्स दे रखा है उसको पढ़ सकते हैं आप। कॉन्टिनेंट दे रखा है ना, कॉन्टिनेंट तो एक चैप्टर है, उसके अंदर कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। अभी हम लोग चलते हैं चाइना। लेट्स गो टू चाइना। चाइना चले? हाँ, चलो यार चाइना। चाइना की दीवार है ये, दिख रही है आपको? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख रही है ना? तो ये अजूबों में से है, और ये ह्यूमन मेड ऐसा स्ट्रक्चर है जो अंतरिक्ष से भी हमें दिखाई देता है। इतना बड़ा बना रखा है इन लोगों ने। ठीक है? तो चाइनीज़ कुछ ऐसे ही हैं। और ये अभी मॉडर्न सिटी आपको जो दिख रही है, तो चाइना एंशिएंट से मॉडर्न तक, चाइना जो शंघाई वगैरह है, वो सिटी है। लेकिन उससे पहले इन चाइना है कैसा, वो हम देखते हैं। ये है चाइना की एक सिंपल ज्योग्राफी, जो आपको दिख रही है सामने। ठीक है? जब हम चाइना में घुसते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट आपको पता है नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, इधर वाला मतलब आप इधर देखेंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट होता है, और अगर आप उधर की तरफ जाएंगे दूसरी तरफ अमेरिका की साइड में, तो आपको वेस्ट दिखेगा। ठीक है? मैप के अंदर दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया, आप इसको अगर देखेंगे पूरे चाइना को, तो चाइना का मतलब 2/3 एरिया जो है, वो तो पूरा पठार और पहाड़ ही है उसमें। जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है ना, उसके अंदर ईस्टर्न पार्ट में आपको जो है वो जैसे हमारे यहाँ काफी जगह प्लेन है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्दर्न प्लेन है, आपने देखा है कि हमारे यहाँ यूपी, बिहार और बंगाल, ये सब जो है प्लेन के अंदर आता है। इसी तरह यहाँ पे इसका जो ईस्टर्न साइड है वो प्लेन है, ठीक है, मंचूरियन प्लेन वगैरह, लॉसेस प्लेन वगैरह। लेकिन बाकी जो है यहाँ पे प्लेटूज हैं, जैसे यूनान प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू है, ठीक है, लोएस प्लेटू है, लोएस प्लेटू है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है पेनिनसुला है। जैसे हमारे यहाँ साउथ में ना डेक्कन पेनिनसुला है, या हमारे यहाँ क्या नाम है आपका पेनिनसुलर इंडिया, जो हम साउथ वाला पार्ट है उसको कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको पेनिनसुला दिखेगा, ठीक है, सेंडोंग पेनिनसुला दिखेगा। उसके अलावा आपको जो है हिल्स एंड प्लेटूज ज्यादा दिखेंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले हिल एंड प्लेटूज की तरफ जाते हैं। हिल कौन कौन से आपको दिखेंगे? मैंने बहुत सारे पहले आपको वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाते टाइम मार्क करवाया था कि अल्ताई शान, त्यान शान, कुल्लुन शान, अल्तून शान, किलियान शान, ये वाले करवाए थे। उसके अलावा किलिन शान और सदर्न हिल्स, ये हमने पहले भी करवाया था। आपका ग्रेट किंगान रीजन, ये सारा जो है मतलब हमने पहाड़ आपका मार्क करवाया था, जिसमें से कुछ मार्क करवाए थे, कुछ नहीं भी करवाए थे, क्योंकि डिटेल में हमने सिर्फ चाइना नहीं पढ़ा था। और उसके अलावा लोएस प्लेटू है, लोएस प्लेटू मार्क करवाया था, तिब्बतन प्लेटू मार्क करवाया था, यूनान प्लेटू मार्क करवाया था, सदर्न हिल्स मार्क करवाया था। आप एक बार जो मार्क करवाया ठीक है, जो हिल्स मार्क नहीं किए हैं उनको जाके चाइना का मैप खोल के मार्क करिए, पहले सबसे पहला काम करिए। चलिए कमॉन। अच्छा, अल्ताई शान दिखा? अल्ताई शान दिख गया? अल्ताई शान, तियान शान, कुल्लुन शान, अल्तून शान, किलियान शान, किल्लिंग शान, शान मतलब माउंटेन, ठीक है, सदर्न हिल्स, तियान हान शान। उसके अलावा आपका ग्रेट खिल्लिंग, ये क्या नाम है, ग्रेट खिंगन रीजन, ये वाला जो है सारा, ये सारा दिख गया। सैंगडोंग पेनिनसुला, इतना आपको दिख गया। उसके अलावा फिर गल्फ ऑफ सदर्न हिल्स के नीचे आप देखो, गल्फ ऑफ टॉन्किन दिखेगा आपको, दिख गया? रीजन दिख गया साहब कि आपको एटलस में, जैसे एटलस में देखो, वहां पे देखो पहले लिखा होगा स्नो, यानी कि बहुत हाइट है ये स्नो। अगर इस कलर का कहीं पे दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे स्नो है। उससे नीचे आओगे तो डार्क ब्राउन दिखेगा। डार्क ब्राउन का मतलब यह है कि एलिवेशन बहुत ज्यादा है, और लगभग 6000 मीटर की एलिवेशन है, ठीक है। और ये जो है 6000 से 4500 की एलिवेशन तक जो है ये आपको डार्क ब्राउन दिखेगा। उससे नीचे फिर लाइट ब्राउन होता चला जाएगा, फिर येलो की तरफ जाएगा, फिर उसका ग्रीन हो जाएगा। जब डार्क ग्रीन की तरफ जाएगा इसका मतलब आप प्लेन पे आ गए हो, ठीक है। हाइट कम होती चली जा रही है। उसके बाद फिर आप गहराई में जा रहे हो। अब नाउ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द सी, ओशियन। ओशियन की तरफ जैसे जाओगे लाइट ब्लू से फिर वो डार्क ब्लू होता चला जाएगा। यानी डार्क ब्लू अगर हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो किधर जा रहा है, डार्क स्काई ब्लू अगर हो गया तो इसका मतलब यह है कि गहराई बढ़ गई है। तो यहाँ पे गहराई से आप जैसे ऊपर की तरफ जाते हो तो ये कलर वेरिएशन होता है। इस तरह से मैप का स्केल रीड किया जाता है। गेटिंग? समझ में आ गया रिदा? रिदा को तो पहले ही पता है।
तो कहकशां मेंशन नहीं है कहीं पे, उन्होंने सदन की जगह क्या लिख दिया है, आपके मैप में देखो नान लिंक लिख दिया है और यूवी सान लिख दिया है, तो इन्होंने सदन लिख दिया है, तो उसको वहां पे आप मेंशन कर सकते हो, दोनों नाम से जाना जाता है। उसके अलावा आपने गल्फ ऑफ टोकिन लिखा हुआ है, वो मार्क कर लीजिए। गल्फ ऑफ टोकिन तो आपको दिख जाएगा नीचे, जस्ट दिख गया है, टोंकिन मार्क कर लिया। जुंगारियन बेसिन बेसिन जो है, वो जुंगारियन बेसिन जो है वो अल्तून शान, अल्ताई शान और आपका क्या नाम है तियान शान के बीच में आप देखो जुंगेरियन बेसिन है। जुंगेरियन बेसिन स्पेलिंग में वेरिएंट हो सकता है, ठीक है, वेरिएशन हो सकता है, लेकिन जुंगेरियन बेसिन है वो। उसके बाद में जुंगेरियन बेसिन आपका, उसके बाद तियान शान और अल्तून शान के बीच में आप देखोगे कुल्लून शान, और उसके बीच में तो तारिम बेसिन दिखेगा। उसके नीचे कायदम बेसिन है, कायदम बेसिन वो मार्क कर लीजिए, कायदम बेसिन। उससे फिर इधर आइए आप नीचे की तरफ, तो आपको क्या नाम है सिचुआन बेसिन दिखेगा, तो सिचुआन बेसिन मार्क कर लीजिए। ये सारे बेसिन मार्क करिए फटाफट, ठीक है, दिख गया, ये बेसिन मार्क कर लीजिए, देख लिया। जुंगेरियन बेसिन, तारिम बेसिन, कायदम बेसिन और आपका सिचुआन बेसिन, दिख गया। अगर नहीं दिखा तो वहां पे बना के मार्क कर लो एटलस में, दिख गया भाई, मार्क हो गया रिदा। अब हम लोग करते हैं डिजर्ट मार्क, डिजर्ट मार्क करते हैं। कम से कम इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कहां पे डिजर्ट में। गोभी डिजर्ट मार्क कर लो, पहले ही मार्क कर रखा है। तकला मकान मार्क कर लो, ठीक है, और डॉस मार्क कर लो, और डैश, ठीक है, कर लिया मार्क। तकला मकान कर लो, मैंने बताया था तकला मकान मार्क करने के लिए। गोभी डिजर्ट बताया था मार्क करने के लिए, याद करो, बताया था तकला मकान मार्क करने के लिए। गोभी डिजर्ट भी बताया था, मार्क कर लो, कर लिया। और डैश मार्क कर लो, कर लिया। रीजंस मिले, वो कौन कौन से मिले आपको, ये सारा, ये चाइना आपको दिख रहा है। चाइना में भी आप जाओगे तो कम से कम कौन से माउंटेन है, कौन से डिजर्ट हैं, कौन से प्लेटूज हैं, कहाँ पे हैं, वो एक माइंड में बिठा लो। ये वाला मैं पूरा पूरा याद रखना है आपको, कर लिया। आप प्लेन्स रीजन देखिए, आप प्लेन्स रीजन देखिए, आप आपने देखा यहाँ पे कि प्लेन, चाइना की ज्योग्राफी आप देख रहे हैं, तो चाइना में की ज्योग्राफी में आपने जो है अभी तक जितने देख लिए, आपने माउंटेन देख लिए, हिल्स देख लिया, आपने प्लेटूज देख लिया, आपने बेसिन्स देख लिया, आपने डिजर्ट देख लिया। अब आप प्लेन्स देखिए, प्लेन में दो प्लेन आपके लिए फेमस हैं, ठीक है। एक प्लेन है मंचूरियन प्लेन, मंचूरियन प्लेन, मंचूरियन तो खूब खाया होगा आप लोगों ने, तो चलो मंचूरियन देख लीजिए। मंचूरियन प्लेन ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्दर्न वाला, और नॉर्थ चाइना प्लेन कहते हैं इसको, जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। ऊपर वाले को मंचूरियन, नीचे वाले को नॉर्थ चाइना प्लेन। ये आपका दिख रहा होगा, आप मार्क कर लीजिए इसको, दिख रहा है मंचूरियन प्लेन और नॉर्थ चाइना प्लेन दिख रहा है। अगर आप एशिया वाला मैप भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा, प्लेन रीजन दिख जाएगा। एक आपको दिखेगा मंचूरियन प्लेन, ठीक है, ग्रेट चाइना प्लेन जो है, वहां पे आप देखेंगे तो दो दो दिखेंगे, एक मंचूरियन प्लेन दिखेगा और नीचे की साइड में आपको नॉर्थ चाइना प्लेन दिखेगा, दिख गया। ये आपको पता है 1/3 ऑफ चाइना इज माउंटेनस, 1/3 तो चाइना का माउंटेनस ही है, ठीक है। और उसके अलावा फिर डिजर्ट है, उसके बाद में फिर आपका जो है प्लेटूज हैं। तो जो 90% पॉपुलेशन होती है चाइना की है, वो कहाँ पे रहती है, ईस्टर्न कोस्ट पे रहती है। कहाँ पे रहती है, जो प्लेन रीजन है ईस्टर्न कोस्ट, वहां पे बहुत घनी आबादी है, और ईस्टर्न कोस्ट पे जो है 90% पॉपुलेशन चाइना की रहती है। गेटिंग, दिख रहा है, ओके। तो फिजिकल फीचर्स में आप लोगों को चाइना में जो नोट करना है, इसमें से कौन सा है जो आपने नहीं नोट किया है, और नहीं अगर मार्क किया है तो इसको आप जाके भी मार्क करें। ये फिजिकल फीचर में जो आपको नोट लेना है वो इनका लेना है आपको। कौन कौन सी हो गई भाई, जो फिजिकल फीचर में नोट्स लेने हैं, एक तो कुल्लून शान, कुल्लून शान दिख रहा है आपको, एटलस में देखिए, एटलस अपने सामने रखिए, देखिए कुल्लून शान दिख रहा है, तियान शान दिख रहा है, अल्ताई शान दिख रहा है, कायदम बेसिन दिख रहा है। उसके अलावा हाँ, तुरफान, तुरफान बेसिन को मार्क करिए। तकला मकान मार्क करिए, तुरफान बेसिन देख के मार्क करिए। तकला मकान मार्क करिए, गोबी डिजर्ट मार्क करिए, ऑर्डोस डिजर्ट मार्क करिए, ग्रेट आपका खिंगन रीजन मार्क करिए, रेंज जो है खिंगन रेंज उसको मार्क करिए। उसके बाद में सैंगडोंग पेनिनसुला मार्क करिए, लोइस्ट प्लेटू मार्क करिए, हुआंग है रिवर, हुआंग है रिवर, हुआंग हो रिवर को मार्क करिए। यांगसी, मैंने आपको यांगजी रिवर पहले ही बता रखा है, चेंजियांग रिवर, यांगजी रिवर पहले ही बता रखा है, तो आपका उसको मार्क करिए। पर्ल रिवर
ज़ीजियांग के नाम से है, उसको मार्क करिए और अमूर रिवर को मार्क करिए। इतनी आप मार्क करिए फटाफट चाइना के अंदर फिजिकल फीचर्स में। मार्क है ना सारा, ये तो मार्क ही होगा। कुल्लू शान, तियान शान, अल्तून शान, अल्ताई शान, कायदम बेसिन, तुर्फान बेसिन और आपका तकला मकान, गोबी डिजर्ट, ओडस, ठीक है, ओडोस डिजर्ट, ग्रेट किंगन रीजन, सैंगडोंग, ठीक है, सैंगडोंग पेनिनसुला, लोएस प्लेटू, हांगहे रिवर, यांगजी रिवर, उसके बाद पर्ल रिवर, एनमू रिवर। एक बार इन सबको आंखों में बसा लो अपने, और फिर आंख बंद करो, मैप को बंद करो और अपने दिमाग में चाइना का मैप लेकर आओ और देखो कहाँ पे कौन सा है और कौन से रीजन में है। फटाफट इसको दोहराओ सामने और आपने आपके दिमाग में मैप आना चाहिए। कम ऑन, डू इट। तो ये सब आपने विजुअलाइज कर लिया सारा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जुंगेरियन बेसिन के बारे में देखिए। जुंगेरियन बेसिन जो है उसको अब यहाँ के मेन मेन जगहों पे, मेन जगहों के बारे में हम थोड़ा सी बात करेंगे। जैसे ड्राई रीजन है, जुंगेरियन जो रीजन है, बेसिन है, जुंगेरियन बेसिन जो है वो ड्राई रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे ये सराउंडेड बाय द स्टेपेज, इसके चारों तरफ जो है स्टेपेज है, ग्रासलैंड है। और यहाँ पे आपकी उइगुर पॉपुलेशन, उइगुर पॉपुलेशन के बारे में आप लोगों को पता है, उइगुर ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उनके बारे में आपको पता है, उस रीजन में रहते हैं। रशिया की जो एट्रिस रिवर है, इनलैंड ड्रेनेज होता है इसका, एट्रिस रिवर का इनलैंड ड्रेनेज होता है, तो यहाँ पे मार्शी रीजन जाहिर सी बातें बनाएगी, ठीक है। और उर्मिक कैपिटल ऑफ द जिनजियांग, ठीक है, उगुर ऑटोनोमस रीजन का ये कैपिटल है, लोग यहाँ पे लोकेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, उर्मिक, ये भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, उर्मुक। और यहाँ पे आपको आपको इट्रिस रिवर दिखेगी, जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इट्रिस रिवर, ओब इट्रिस रिवर वगैरह के बारे में हम लोगों ने रशिया वाले में जब हम फिजिकल मैप पढ़ रहे थे तो हमने देखा था, तो आपने देख लिया होगा। और यहाँ पे यूगिर जो पॉपुलेशन है वो मिल रहती है यहाँ पे। ये ड्राई रीजन है पूरा जुंगेरियन बेसिन का। दिख गया? जुंगेरियन बेसिन दिखा? समझ में आ गया? उसके बाद में यहाँ ये आपका जुंगेरियन बेसिन के बाद आपका तारिम बेसिन है। तारिम बेसिन आप देखेंगे तो यहाँ पे तारिम रिवर है, तारिम रिवर दिख रही है। तारिम रिवर जो है यहाँ पे आपको दिखेगी। और हाँ, तारिम रिवर दिखेगी आपको। और लोपनूर लेक, लोपनूर लेक काफी फेमस लेक है, न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर है ये चाइना का। जैसे हमारे यहाँ पे आप जाते हो तो चिल्का लेक है, और आपका जो है आपका क्या नाम, व्हीलर आइलैंड है, ये सब आपको दिखेगा। चिल्का लेक है हमारे यहाँ, कुलेरू लेक है, आपने देखा होगा। हमारे यहाँ पुलिकट लेक है। तो उसी तरह यहाँ पे लोप नूर लेक के पास जो है न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर है चाइना का, इसलिए ये फेमस है। प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। अल्तून शान और आपका तियान शान के बीच में लोप नूर लेक है, ठीक है, तारिम बेसिन में। तकला मकान डिजर्ट बगल में है, कुल्लू शान है, इधर रिवर है एक, ठीक है, जो कि रिवर जो है तारिम रिवर है यहाँ पे। कायदम बेसिन आप देखेंगे जाके, कायदम बेसिन आपको दिखेगा, सॉल्टी और मार्शी लैंड है ये, लार्ज पेट्रोलियम रिजर्व है यहाँ पे, ठीक है। मंगनाल में, मंगनाई में आयरन आयरन ओर जो है वो गोलमंड, यहाँ पे एक एरिया है गोलमड, वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आयरन ओर दिखता है। सोर्स ऑफ पोटास एंड बोरॉन यहाँ पे मिलेगा आपको, ये कायदम बेसिन में है, ठीक है। और वीट कल्टीवेशन, इरिगेशन वगैरह यूज करके यहाँ पे वीट का कल्टीवेशन किया जाता है कायदम बेसिन के अंदर, ठीक है। ओके, दिख रहा है? अब ये जो कायदम बेसिन है वो कहाँ पे लोकेट है? कायदम बेसिन अगर आप देखोगे तो ये किंगाई, किंगाई प्रोविंस के अंदर है, ठीक है ना। किंगाई प्रोविंस है, वहां पे आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा। किंगाई चाइना का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द लिथियम है। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ मोनाजाइट सैंड से, आपको पता है केरला में मोनाजाइट सैंड से जो है आपका वो निकलता है, थोरियम निकलता है। उसी तरीके से यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लिथियम का कौन है? ऐसे ही मतलब आपको याद रखना होता है कि हमारे एरिया, हमारे लिए क्या है, कौन सा एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा, मतलब वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इसी तरह वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज्यादा जो प्रोड्यूसर है लिथियम का वो कौन है? किंगाई रीजन चाइना का। सोर्स ऑफ पोटेशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम यहाँ पे वो भी मिलता है कायदम बेसिन के अंदर। और यहाँ मोर देन 30 सॉल्ट लेक्स हैं यहाँ पे, ठीक है, कायदम बेसिन के अंदर। ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोगों ने क्योंकि क्लाइमेट पढ़ रखा है, तो आपका जो यहाँ पे क्लाइमेट टाइप आपने पढ़ रखा है, जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है फिजिकल, उनको सारे पता है कि किस किस तरह से क्लाइमेट होता है। लेकिन
जिन लोगों ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है पहले से, उन लोगों को थोड़ा-सा इसमें दिक्कत होगी कि क्या किस टाइप के क्लाइमेट की बात हो रही है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ याद कर लीजिए कि नॉर्दर्न साइड जो है वहाँ पे लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट है और जो सदर्न साइड है इसका मैं इसमें यहाँ पे चाइना टाइप क्लाइमेट है, चाइना के अंदर। और अब मुझे आप लोगों का क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होगा और आप मुझे बताएँगे जो पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है, वो बताएँगे लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट के फीचर्स बताएँगे और चाइना टाइप क्लाइमेट के फीचर्स बताएँगे, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और टेम्परेट रहेगा, टेम्परेट का मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन टेम्परेट रीजन में गर्मी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना? और लेकिन कूल ठंडी ज़्यादा ठंडी होती है और ईस्टर्न मार्जिन पे ये मिलता है, यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा आप न्यूफाउंडलैंड आइलैंड की तरफ जाएँगे कनाडा में, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा इस टाइप का क्लाइमेट। तो जो चाइना टाइप क्लाइमेट है, आपको पता है चाइना टाइप, गल्फ टाइप, न्यूट्रल टाइप क्लाइमेट हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो। हैं? पढ़ा था ना? इसका दूसरा नाम बताओ, चाइना टाइप क्लाइमेट का दूसरा नाम क्या था? चाइना टाइप क्लाइमेट का दूसरा नाम याद करो। क्या बताया था मैंने? याद आ रहा है? जैसे इसका कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन ईस्टर्न मार्जिन है, उसी तरह उसका क्या था? वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, याद है? वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन हम लोगों ने चाइना टाइप को बोला था, नहीं बोला था? याद आ रहा है? याद आया भाई? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चाइना में दो टाइप का आपको क्लाइमेट दिख रहा है। एक तो आपका लॉरेंशिया टाइप ऊपर साइड में दिख रहा है, नीचे चाइना टाइप क्लाइमेट दिख रहा है, ठीक है? और इसमें आपका लॉरेंशिया टाइप क्लाइमेट कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन है और चाइना टाइप जो होता है वो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, मतलब गर्मी भी होगी और टेम्परेट रीजन होगा, लेकिन ईस्टर्न मार्जिन पे होगा, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन नहीं है, ठीक है? तो ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? क्या बदमाशी कर रहे हो? इन बच्चों को नहीं, ये बच्चे जो आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हो गया, ये समझ में आ गया। इसको इसको याद कर लीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी है कि किस तरह का क्लाइमेट होता है, कौन से रीजन में किस टाइप का क्लाइमेट होता है, बेसिक सी चीज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चाइना टाइप क्लाइमेट में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भाई पूरे साल रेनफॉल होता है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है चाइना टाइप क्लाइमेट में। समर इंटेंस हीट होती है और उसके अलावा आपका सेंट्रल एशिया में साउथ ईस्टर्न मानसून आता है यहाँ पे और बारिश करता है चाइना टाइप में। दूसरी तरफ यहाँ पे आपका जो है विंटर के अंदर नॉर्थ वेस्ट साइड से मानसून जा रहा होता है, साइबेरियन प्लेटू की साइड से हाई प्रेशर बनता है और हाई प्रेशर बनने की वजह से हवाएं जो होती हैं वो डिसेंड होती हैं इधर, मतलब आपका हाई प्रेशर जब होता है तो आपको पता है हवाएं डाइवर्ज होती हैं, तो वहां से हवाएं डाइवर्ज होती हैं और जहां जहां लेक्स वगैरह मिलती हैं वहां से मॉइस्चर लेती हैं और उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ चेन्नई में याद करो आप कि गर्मियों में बारिश होती है और ठंडियों में बारिश होती है, याद है? क्यों? क्योंकि रिट्रेटिव मानसून की वजह से बारिश होती है। उसी तरह यहाँ पे भी ये भी चाइना टाइप क्लाइमेट में भी पूरे साल बारिश होती है, ठीक है? ये मैंने आपको बता रखा है, बताया ना? दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि चाइना टाइप क्लाइमेट में क्या होता है, रेनफॉल जो है, एक तो लोकल स्टॉर्म्स भी आते रहते हैं चाइना में, जैसे जिनको टाइफून बोलते हैं, वो उस तरह का रहता है। दूसरा मैंने आपको लोरेंशियन टाइप क्लाइमेट के अंदर बताया हुआ है कि लोरेंशियन टाइप क्लाइमेट में समर इंटेंस हीटिंग होगी लैंड की, रेनफॉल जो है पैसिफिक ओशियन से विंड भी आएगा, विंटर में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होगी हार्ट ऑफ एशिया में, कोल्ड विंड जो होंगी वो आएंगी और स्नोफॉल वगैरह माउंटेनस रीजन में होगा, यानी कि साइबेरिया से जो विंड हवाएं वगैरह आती हैं वो यहाँ तक पहुंचती हैं और काफी ठंडा हो जाता है। लोरेंशियन टाइप क्लाइमेट एकदम ठंडा कर देता है, ये वाला बहुत ही ठंडा रीजन है, ठीक है? तो यहाँ पे लोरेंशियन टाइप क्लाइमेट है, ओके? और मैंने आप लोगों को चाइना का वेजिटेशन बताया था, क्योंकि यहाँ पे बारिश बारिश जो है पूरे साल होती है, हाई रेनफॉल है, वार्म वार्म टेम्परेचर भी ठीक ठाक मिलता है नीचे वाले रीजन में, ठीक है? लॉन्ग ग्रोइंग सीजन इसलिए मिलता है इनको, एवरग्रीन वेजिटेशन मिलता है, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट मिलता है, ग्रास फर्न बैम्बूस, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। चाइना का एग्रीकल्चर इंटेंसिव फार्मिंग वहां भी होती है, ठीक है? इंटेंसिव फार्मिंग होती है, 10 से 15% चाइना का एरिएबल एरिया है, ठीक है ना? इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है जैसे इंडिया में होता है, राइस कल्टीवेशन, लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन, आपका ग्राउंड नट, रेप सीड और उसके अलावा सिल्क, इसका सबका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी चाइना रहा है।
इंडिया कहीं-कहीं कम्पीट कर जाता है किसी-किसी चीज़ में, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ों में बहुत पीछे है और चाइना बहुत ज़्यादा आगे है हमसे, खासकर प्रोडक्टिविटी के मामले में। जबकि उसका जो एरिया है ज जितने में वो एग्रीकल्चर करता है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमसे ज़्यादा एरिया है, हमसे कम एरिया है, जिस पे वो एग्रीकल्चर करता है। हमसे बहुत कम एरिया पे एग्रीकल्चर में हम लोग देख रहे थे, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? तो इसलिए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट रिवर चाइना की जो है, वो रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है, जो वेस्ट से ईस्ट आती हैं, इसमें हुआंग है, येलो रिवर है आपका, ठीक है? उसके अलावा आपका ज़ेंगजियांग रिवर है, ठीक है? यानी यांगज़ी रिवर है, ज़ीजियांग रिवर है, तो इसको आप लोग एक बार देखेंगे, ठीक है? देख लिया? इसमें हुआंग है रिवर, देखिए ये, दिख रहा है आपको? अमूर रिवर देखिए, ये आपको लास्ट हुआंग हे रिवर, जिसको येलो रिवर भी कहते हैं, हुआंग हो भी कहते हैं। येलो रिवर जो है ये पेनिनसुलर रिवर है और इसको सोरो ऑफ बिहार, सॉरी ऑफ चाइना भी कहा जाता है, ठीक है? बिहार क्या करने आएगा, सोरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। तो सोर ऑफ चाइना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना कोर्स चेंज करती रहती है, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर काफी होता है और ये अपना कोर्स चेंज करती है, तो किधर भी मुड़ जाती है, तो कहीं पे भी तबाही ला देती है। हाई सेडिमेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स वगैरह लेकर आती है। रिवर जो है ये मतलब ये जो है हाई सेडिमेंट कैरिंग रिवर है, इसलिए बहुत सारा लोएस्ट प्लेटू को कट करती रहती है वहां पे, और वहां से ये बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स लेकर आती है, और इस वजह से जो है इसका ये अपना कोर्स वगैरह चेंज करती रहती है। और जब कोर्स चेंज करती है, जैसे कोसी का याद करो, कोसी इज नॉन एज सोर ऑफ बिहार, दामोदर इज नॉन एज सोर ऑफ बंगाल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपना कोर्स चेंज कर देती है, किधर भी मुड़ जाती है, तो कहीं भी एकदम बाढ़ आ जाती है अचानक से। तो जब ऐसा होता है तो वो अपना शिफ्ट करती रहती है जो कोर्स, इसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी होती है, सेटलमेंट वगैरह में बहुत परेशानी होती है। तो इसी तरह का जो है ये वो है, हाई सेडिमेंट कैरी करती है ये, और इसीलिए इसको सोरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, येलो रिवर को। गेटिंग? यहाँ पे फ्लड प्रोन है शिफ्टिंग कोर्स की वजह से, ड्यू टू द सिल्टिंग, बहुत ज्यादा सिल्टेशन होता है और इसलिए ये फ्लड यहाँ पे आता रहता है, अक्सर फ्लड आता है यहाँ पे, ठीक है? इस रीजन में इंपॉर्टेंट है फॉर व्हीट कल्टीवेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका येंगजी रिवर को और ये आपका येलो रिवर को कनेक्ट करने के लिए ग्रैंड कैनाल बनाया हुआ, वो कैनाल आपने देखा होगा, देखा है आपने वहां पे आपके मैप में, देखा है आपने? इसके अलावा आपका यंगज़ी बेसिन है, हाफ ऑफ द चाइना की एग्रो प्रोड्यूस जो है वो यहीं से आता है। सिचुआन बेसिन आपको दिखेगा, राइस बाउल ऑफ चाइना कहा जाता है इसको, सिचुआन बेसिन को, ठीक है? वो आपने अभी मार्क करा हुआ है सिचुआन बेसिन, ठीक है? अगर नहीं मार्क किया तो कर लीजिएगा। सिचुआन बेसिन जो है यंगज़ी रिवर बेसिन से है ये, और राइस बाउल ऑफ द चाइना कहा जाता है। कॉटन, व्हीट, बार्ले, कॉर्न और उसके अलावा बीन्स, ये सब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। 35% ऑफ पॉपुलेशन चाइना की जो है वो इसी उसमें रहती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं ये लोग, ठीक है? और यहाँ पे आपका इरिगेशन के लिए 3 गॉड जैम इन्होंने बना रखे हैं इसके ऊपर, और आप थोड़ा-सा इसको भी मार्क करिएगा साथ-साथ में, जैसे कोरियन पेनिनसुला से नीचे आप देखेंगे तो येलो सी दिखेगा, उससे नीचे ईस्ट चाइना सी, तो येलो सी और ईस्ट चाइना सी को भी आप मार्क कर लीजिए। कर लिया आपने? अपने मैप में? ठीक है? एग्रीकल्चर में आप देखो, सैंगडोंग आपका पेनिनसुला है, यहाँ पे सिल्क वगैरह का, एप्पल और उसके अलावा पियर्स वगैरह, टी, आयरन और गोल्ड, ये बहुत ज्यादा अबेंडेंट मात्रा में पाया जाता है। तो ये माइनिंग वगैरह यहाँ पे होती है अच्छी खासी, क्योंकि वो पेनिनसुलर, आपको पता है जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें, मतलब सैंगडोंग पेनिनसुला में आप देखेंगे तो सिल्क हो गया, ठीक है? वाइन यार्ड, एप्पल, पेयर्स, टी, आयरन और गोल्ड, ये सब काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा मंचूरियन बेसिन है, यहाँ पे रिच ब्लैक सॉइल होता है, लॉन्ग विंटर सीजन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेजर सोयाबीन ग्रोइंग रीजन है, यहाँ पे सोयाबीन काफी ज्यादा उगाया जाता है। स्प्रिंग व्हीट, उसके अलावा आपका स्वीट पोटैटो, कॉर्न, राइस, सरगम और क्या नाम है आपका फ्लैक्स, ये कई तरह की चीजें, और लाइव स्टॉक ग्रेजिंग के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे लाइव स्टॉक ग्रेजिंग भी होती है। ये मंचूरियन रीजन है। मंचूरियन रीजन आप देखें यहाँ पे, यहाँ पे पेट्रोलियम, कोल, आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, यूरेनियम, उसके अलावा लंबरिंग, पेपर इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे काफी सारी हैं। और ये पॉलिटिकल मैप है चाइना का, एक बार पॉलिटिकल चाइना भी खोल के देख लो, दिख रहा है पॉलिटिकल चाइना आपको? पॉलिटिकल चाइना का में 23 आपको प्रोविंस दिखेंगे, 5 ऑटोनोमस रीजन दिखेंगे, 4 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिखेंगे, 2 स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिखेंगे। अगर आप चाइना का पॉलिटिकल मैप खोल के देखोगे, तो फिजिकल मैंने दिखाया, उसके अलावा पॉलिटिकल मैप में आप देखोगे पूरे चाइना का, तो इसी तरह से
उसमें आप लोग देखोगे कि यहाँ पे 23 आपको प्रोविंस दिखेंगे। प्रोविंस मतलब होता है स्टेट, जैसे हमारे कंट्री में स्टेट होते हैं ना, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, ये वो। इसी तरीके से यहाँ पे 23 प्रोविंस दिखेंगे, 5 ऑटोनोमस रीजन दिखेंगे। जैसे हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश वगैरह होते हैं, या हमारे यहाँ जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेट होता है उसको सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जैसे 4 हैं, तो यहाँ पे हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जिनको सेंटर जो है वो उनके ऊपर गवर्नेंस करता है। ऑटोनोमस रीजन होते हैं जिनको खुद ही, मतलब बहुत सारी जगहों पे नहीं होते, सबका पॉलिटी अलग-अलग है। ऑटोनोमस रीजन जहाँ पे उनको इख्तियार दिया जाता है कि आप जो है अपने हिसाब से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए। हमारे यहाँ भी ऑटोनोमस रीजन्स हैं। वो ऑटोनोमस रीजन कौन सा है, मैंने आप लोगों को पॉलिटी में बताया था। अगर आप लोगों को याद हो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं हमारे यहाँ, याद है सबको? नागालैंड में अगर आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे, नागालैंड में भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास, याद है? हैं? ट्राइबल कल्चर्स को इसके लिए तो ऑटोनोमस रीजन में हमारे के एक एक एग्जांपल दो मुझे कोई, जो ऑटोनोमस रीजन लगभग ऑटोनोमस ऑटोनॉमी इनको दे रखी है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का कोई कौन सा मैंने आपको इंडिया में नागालैंड में बताया था कि कौन सा है, एक एग्जांपल दे दो बस। कोई एक ऑटोनोमस रीजन का नाम बता दो, याद करो। हो रहा है, देखिए आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि आपने कभी सुना भी है, जबकि मैंने कम से कम अभी उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको कम से कम 5-6 बार तो नाम लिया ही होगा सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट का। उसके बारे में ये भी बताया, मार्क कर करके बताया, उसका नाम भी ऐसे गोल में बताया है, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। और आप ही का लेक्चर है वो, पुराना ही है। ठीक है, चलिए। तो 23 प्रोविंसेस, 5 ऑटोनोमस रीजन एंड 4 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जैसे हमारे यहाँ भी होता है। मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, ऑटोनॉमस रीजन भी हैं कुछ पर्टिकुलर जगहों पे, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरीज भी हैं, और स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी है। इसलिए हमने स्पेशली बहुत सी जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसी तरह वहाँ पे भी हैं चीज़ें, पर थोड़ा-सा पॉलिटी में क्योंकि डिफरेंस है इंडिया की पॉलिटी में और वहाँ की पॉलिटी में, तो इसलिए थोड़ा-सा आपको अलग दिखेगा कहानी, लेकिन है यही। तो आप यहाँ के सारे प्रोविंस देखेंगे, आप ये घर का काम है, आपका होमवर्क है कि आप जो है जाके वहाँ का पॉलिटिकल मैप देखें, और रटने की ज़रूरत नहीं है। मेन-मेन सिटीज़ तो कम से कम देख लें कि कौन-सी बेसिन, जैसे आपकी सिचुआन बेसिन है, ठीक है? सिचुआन एरिया है आपका, ठीक है? उर्मिक है, ज़िज़ियांग वगैरह। उसके अलावा आपका जो है ये मंचूरियन रीजन वगैरह में जो है बीजिंग कहाँ पे है, एटलीस्ट ये सब चीज़ें जो है मेन-मेन चीज़ें तो कम से कम देख ही लें। और कौन-कौन सा जो है आपका मतलब कहाँ पे कौन-सा स्टेट है, और स्टेट कुछ फेमस स्टेट जैसे वुहान का बारे में आपने सुना होगा। वुहान का बार-बार नाम आता था कोरोना के टाइम पे, तो वुहान कहाँ पे है, ठीक है? हुबई कहाँ पे है, वुहान वुहान कहाँ है, हेनान कहाँ पे है? तो ये थोड़ा-थोड़ा आप मेन-मेन जो रीज़न है वहाँ के, संगाई कहाँ पे है, और क्या नाम है आपका बीजिंग किस रीजन में पड़ता है? कम से कम एटलीस्ट इतना सब आपको पता होना चाहिए। बीजिंग का पुराना नाम पेकिंग था, तो वो आपको देखना है कि कहाँ पे ये बीजिंग है आपका, ठीक है ना? क्लियर है? क्यूमिंग, यूनान वगैरह ये सब सारा जो रीज़न है कि एटलीस्ट पॉलिटिकली आप जाके उसको एक नज़र मारिए, ताकि आपसे मतलब एकदम ये नहीं है कि बहुत उसको रट्टा मार लेना, जैसे इंडिया के आप स्टेट्स को रटते हो, ऐसा नहीं रटना है। लेकिन एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अगर बोल दे बीजिंग कहाँ पे है, तो आप वहाँ पे वेस्ट में ना ढूंढ रहे हो, ठीक है ना? आप ईस्टर्न कोस्ट पे ही जाके ढूंढो। गेटिंग? हाँ, तो वो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। वुहान बोल दे तो वुहान का मतलब ये नहीं कि आप ज़िंजियांग में जाके देखो। वुहान को जो है आप वुहान में ही देखो, मतलब ठीक है? हाँ, तो ये आपको कम से कम एटलीस्ट पता होना चाहिए। और ये देखिए, मैं इसलिए इस पे ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि जब आपको अपने इंडिया में सेंसोंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने कई बार बात की है, और बहुत मतलब 2-3 बार बात की है। मेरे कई वीडियोज़ आप पॉलिटी के देखोगे तो उसमें मैंने बात की है। इनफैक्ट वही नहीं, जब मैं इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा रहा था, तब मैंने नागालैंड पढ़ाते वक़्त बहुत अच्छे से बात की है इसके बारे में। बट आप लोग ऐसे भूल गए हो कि आपने जैसा लग रहा है नाम ही नहीं सुना है ना? जब नागालिंगम वगैरह की मैं बात कर रहा था, ठीक है, स्टेट बनाने की, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से बात की हुई है, अभी उसकी भी रिकॉर्डिंग है, मैं दे दूँगा आपको। तो मतलब फिर भी दिमाग से ऐसे निकल जाता है, तो इसलिए आपको कीप ऑन रिवाइज़िंग द थिंग, आपको रिवाइज़ करते रहना है, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे और ऐसे भूलोगे कि लगेगा कि पढ़ा ही नहीं है। गेटिंग? तुम्हें भी नहीं है, तुम्हें याद नहीं है? अच्छा, मैं वीडियो में मार्क कर रहा हूँ, आप देखेंगे अभी जाके, वीडियो आप ये चलाइएगा, मैंने अभी आपको भेजा है। तो इसमें आप लोगों को, आप जो है नागालैंड वाले पोर्शन पे जाएँगी, ठीक है ना? वहाँ पे मैं उसमें खुद मार्क कर रहा हूँ ज़ेजियांग सेंसोंग डिस्ट्रिक्ट को, और मार्क करने के बाद मैं उसमें बात कर रहा हूँ।
और ये आई थिंक आप ही लोगों को पढ़ाता हुआ लेक्चर है और आप ही लोगों का है ही है आई थिंक, क्या मैंने उसी टाइम अपलोड किया है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को दोबारा से वीडियोस देखने की ज़रूरत है, आप लोग देखना शुरू करें, क्योंकि इस तरह से भूलेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। ठीक है नदीम। ये आप देखिए यहाँ पे मैंने स्पेशल ये जो है सैनसंग डिस्ट्रिक्ट को मैंने मार्क किया है। ठीक है अब ये मैंने जो मार्क किया है ये आपका 9 मिनट 43 सेकंड पे मार्क किया है, अंडरलाइन किया है। आपको भी करना चाहिए। देखिए जो मार्क है अंडरलाइन है, आप उस पर खोलिएगा 9 मिनट 43 सेकंड पे से पहले, मतलब 9 मिनट 40 सेकंड पे आप खोल लीजिएगा। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट भी मार्क है, ये रेड से मार्क है। ठीक है डिस्ट्रिक्ट का नाम भी मैंने मार्क किया है, ये भी मार्क किया। अब आपने अपनी बुक में ना किया अलग बात है, लेकिन मैंने मार्क किया है। देखिए करवाया है, मतलब यहाँ पे वीडियो में पढ़ाते वक्त। अब क्योंकि सबूत है तो आप कह नहीं सकते कि ये तो सर आपने बताया नहीं। ठीक है और आई थिंक यही मैंने यही पहन रखा है, शर्ट भी यही पहन रखी है। क्या बात है, आज तुम लोगों का आया भी तो ऐसे आया, यही शर्ट पहन रखी है पढ़ाते वक्त, तो इसका मतलब पुरानी भी नहीं है। हाँ यही यही शर्ट पहन रखी है भाई, देखिए यही शर्ट है। दिख रहा है। चलिए देख लीजिएगा घर पे, मार्क कर लिया। चलिए ठीक है, अब क्या ही बताऊं, ट्रीज हैं उन सबको हमें यही काम करने हैं, उनके मतलब रीजन, उनकी फिजिकल, उनकी ज्योग्राफी, मेन मेन कंट्रीज की, और फिर रीजन वाइज देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं। जैसे चाइना इंपॉर्टेंट है, रशिया इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे, मतलब इतना ज्यादा नहीं कि इंडिया को जैसे देखा एक दो लेक्चर उस पर डेडिकेट करेंगे। बाकी चीजों को फिर ऐसे मतलब रीजन वाइज देखेंगे, जैसे वेस्ट एशिया पूरा देख लेंगे, ईस्ट एशिया देख लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे करना है। अभी और भी चीजें इसमें आएगी। अच्छा जो मैं बोल दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको नहीं करना है। यानी बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत सारी चीज़ों की डिटेल भी है कि एक एक मिनरल रीजन दे रखा है, वो सब तो वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे हर मिनरल रीजन को चाइना के आके याद करो, वो ज़रूरत नहीं है। बस एक जाने रहो, थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। जहाँ बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लेना। ठीक है चलो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ओके ठीक है हो गया। ठीक है तो इसका ध्यान रखना होता है कि मुझे कौन सी न्यूज में है। जैसे अभी फिलहाल चलो आप एक जनरली मैप आपने देख लिया, अब आप जो जैसे वुहान न्यूज में आ गया तो आप जाओ और देखो ये वुहान, ओके दिस इज वुहान, यहाँ पे वुहान है ये, ओके यहाँ से कोरोना आया था, मतलब यहीं से कोरोना की शुरुआत हुई है। उसके बाद में देखो यहाँ बीजिंग आ गया, अभी बीजिंग कैपिटल है, ये हो गया। ठीक है अब इसने संगाई की बात की, देखो यहाँ पे संगाई, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट यहाँ की सिटी है। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे जो संगाई का नाम बहुत बार बार आता है, तो इसको देख लो कि संगाई है। यहाँ पे देखो हांगकांग है, ठीक है ना, हांगकांग ये एक क्या नाम है स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। यहाँ पे ज्यादातर जो होता है वो कॉमर्शियल वो होता है, मतलब कॉमर्शियल काम ये सारे यहाँ होते हैं। ठीक है तो इस तरीके से आप इसको चाइना को देखोगे। ठीक है ना, चाइना में मतलब कौन कौन सी चीज है उससे रिलेटेड की, यहाँ पे जैसे अभी उनके बारे में आता है, क्या नाम है आपका बेसिन वगैरह के बारे में पूछता है, तो फिर आप कायदम बेसिन जाके देखो कौन से रीजन में है। तो इस तरीके से, या हमारा वो आता है तिब्बत, तो तिब्बत को हम सीजियांग कहते हैं, ये जीजियांग हम लिखा रहता है लेकिन इसको पढ़ते सीजियांग है अक्सर। तो सी ठीक है जांग, तो सी यांग या ऐसे करके प्रोनाउंस करते हैं, तो ये हमारा एक्चुअल में हम तिब्बत कहते हैं। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखो कि ये जो आपका सीजांग है, ठीक है, उसको तिब्बत के एरिया को सीजांग बोलते हैं। ठीक है तो लहासा है एरिया। तो इस तरीके से हमें मतलब उसके बारे में मेन मेन जो चीजें हैं उनको देखना देखना होता है। ठीक है तो ऐसे पॉलिटिकली यहाँ पे ये रीजन है जो मैं बता दूंगा, जिसको हाईलाइट करा दूंगा उसको तो याद करने की कोशिश करो, कि एक बार में तो याद नहीं होगा, लेकिन याद करने की कोशिश करो, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है ओके ठीक है तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली भाई पॉलिटिकल मैप की, सबने देख लिया पॉलिटिकल मैप। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट आपको करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये पुराना डेटा है। तो थोड़ा सा अपडेट करेंगे हम लोग। ठीक है डेटा है, अभी का जो डेटा है उसमें हम लोगों ने कोल पे पहले थर्ड लार्जेस्ट था, अभी कोल पे नंबर 1 पे आ गया है चाइना।
आयरन में अभी भी आयरन ओर में अगर देखा जाए तो वो 4th लार्जेस्ट है, टिन में टॉप पे है, पेट्रोलियम में 7th नंबर पे है और रेयर अर्थ मेटल में इसकी मोनोपोली है, लेकिन ये इसके लिए बड़ा डेंजरस भी है। रेयर अर्थ मेटल का उसने इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करते हैं लोग, इतना ज़्यादा उसको रिफाइन करने में, इन्होंने उस चक्कर में रेयर अर्थ मेटल मैं कह रहा हूँ आवाज़ आ रही है? ओके, रुक जाइए। यहाँ पे आपको सारे याद नहीं करने हैं, उसकी टेंशन नहीं लो, थोड़ा बहुत ही याद करने हैं। जैसे कोल में हमारा फर्स्ट नंबर पे आ गया, आयरन में जो है 4th नंबर पे है, 10 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया, पेट्रोलियम में ठीक-ठाक है, 7th पोज़ीशन पे है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पेट्रोलियम वाले। और रेयर अर्थ मेटल जो है, जैसे आपको पता है रेयर अर्थ मेटल बहुत ही रेयर भी होता है और लेकिन ये लैबोरेटरीज़ में आजकल दुनिया भर के बना भी रहे हैं और लास्ट में रेयर अर्थ मेटल के ईएम अक्सर लगता है। तो आप देखेंगे लिग्नाइट ग्रुप वगैरह आपने देख रखा है ऑलरेडी, पीरियड टेबल में जाके देख लीजिएगा। तो इसमें ये मोनोपोली है इसकी, इसके अलावा कोई टिकता नहीं है, ठीक है? अब कोल में अगर वो नंबर 1 पे पहुँच गया है, तो ये कौन-कौन से रीज़न हैं जहाँ पे कोल उसके पाए जाते हैं? इतने सारे रीज़न में पाए जाते हैं, इसीलिए जो है जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा जो कोल पाया जाता है वो वो झारखंड में पाया जाता है, ठीक है? कुछ मिनरल रीजन धारवाड़-वारवाड़ में भी पाया जाता है। यहाँ पे चाइना में देखो ये सारे उसके मिनरल रीजन हैं, जहाँ पे इसको कोल मिलता है, ठीक है? ओके? सेंजी टू थर्ड चाइनीज चाइना का कोल और डेटोंग और जिशान और हेडोंग ये सब जो है यहाँ पे आपका इन रीजन्स में आपको मिलेगा। बाकी ये जितने भी आप देख रहे हैं जहाँ पे मार के कायदम बेसिन भी है, सेंसी है, हुनान है, यूनान है, उसके अलावा अनहोई है, यहाँ सब सैंगडोंग है, यहाँ सब जगह पे आपको जो है हेबोई है, हेबेई है, उसके अलावा जो है ये सिचुआन है, इन सब जगहों पे आपको कोल रिजर्व मिलेगा, यानी काफ़ी ज़्यादा कोल रिजर्व चाइना के पास है। रिगार्डिंग अब ये जो रीजन आपको दिख रहे हैं ना, इनके नाम अगर याद कर पाओ तो ठीक है, इनर मंगोलिया साइड में भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत मतलब सारा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी मतलब जितना याद हो जाए वो देख लो कि यहाँ सब कोल रिजर्व मिलता है चाइना में, दिख रहा है? you have to इसको अगर आप याद कर मतलब इनके नाम इन जगहों के नाम अगर याद कर लो तो ठीक है। अगर याद हो जाए तो, नहीं याद है कोई बात नहीं, क्योंकि फिर यही देखना है कि आयरन रिजर्व फिर चाइना में कहाँ है, जैसे 4th लार्जेस्ट वो है तो कहाँ-कहाँ रिजर्व है। तो यहाँ देखो इन रीजन्स में आपको मिलेगा कोल रिजर्व, इनर मंगोलिया रीजन में मिलेगा आपको, लियोनिन रीजन में मिलेगा, हिबेई रीजन में मिलेगा, सैंगडोंग क्योंकि वो पेनिनसुला है वहाँ पे मिलेगा, सैंगडोंग में भी आयरन और कोल दोनों मिलता है, सैंगसी में भी मिलता है, अनोई में भी मिलता है, क्या नाम है गैंसू में मिलता है और सिचुआन में भी मिलता है आपका आयरन रिजर्व, ठीक है? उसके अलावा पेट्रोलियम रिजर्व चाइना में काफ़ी सारा पेट्रोलियम रिजर्व भी है, तारिम बेसिन में काफ़ी बड़ा रिजर्व है, तारिम बेसिन के अलावा कायदम बेसिन में भी रिजर्व है, उसके अलावा इधर साइड में ईस्टर्न कोस्ट में काफ़ी सारा जो है वहाँ पे मिलेगा आपको, डिकिंग में, जिलिन में और उसके अलावा सेंगली में, ये सब जो जगहों पे आपको डेडोंग में, यहाँ सब आपको पेट्रोलियम रिजर्व मिलेगा और डेडोंग वगैरह में कोल भी मिलता है, ठीक है? उसके अलावा टिन, टिन जो है ये टिन का काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है? चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन और मैग्नीज का, चाइना जो है और इसमें जेजून, हुनान टिन के कैपिटल कहा जाता है। मैंने अभी को आपको बताया था यूनान कैप जो है दैट इज़ नोन एज़ टिन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना? इतना ज़्यादा टिन मिलता है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना, जेजुई यूनान, यहाँ पे यूनान के अंदर ये जो है टिन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको, गेटिंग? अब आप देखें, समझ में आ गया आप लोगों को? जहां तक की बात समझ में आ गई ना, आसान है? कुछ मेन चीजें ही तो बता रहा हूं, बोलो भाई। क्या हुआ है? रेयर अर्थ जो है चाइना प्रोड्यूस करता है मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड, 90% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ द रेयर अर्थ मेटल का 90% सप्लाई कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है और मोर देन 90% दे रहा है अब तो। रेयर अर्थ मेटल 17 केमिकली सिमिलर एलिमेंट है, ठीक है? मोनाजाइट सैंड से निकलते हैं, जिरकॉन से निकलते हैं, ईटीसी बहुत सारी चीजों से ये मिलेंगे आपको, ठीक है? रेयर अर्थ जो है मैन्युफैक्चरिंग
ऑफ द हाई-टेक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे स्मार्टफ़ोन हो, विंड टरबाइन हो, कैमरा लेंसेज़ हो, मैग्नेट्स हों या सोलर पैनल्स हों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसमें सब में रेयर अर्थ मेटल का काफ़ी सारा यूज़ किया जाता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूज़ होता है रेयर अर्थ मेटल्स का, इस बात को याद रखेंगे। रेयर अर्थ मेटल जो है, जैसे रेयर अर्थ को अगर आप देखें, कुछ रेयर अर्थ का उनका यूजेस की बात करें, तो लैंथेनम, ये जो लैंथेनियम है, ये ऑयल रिफाइनरीज में यूज होता है, ठीक है। न्यूडाइनियम एंड आपका पैरासिडाइनियम जो है आपका यूज होता है मैग्नेट और उसमें मोटर्स में, जैसे मैग्नेट फॉर मोटर्स में यूज होता है। डाइप्रोसियम जो है, ये हाइब्रिड व्हीकल्स वगैरह में, विंड टरबाइन में, स्टील्ड हेलीकॉप्टर में। अब आप मुझे पूछोगे स्टील्ड हेलीकॉप्टर क्या होता है, साइंस तो पढ़ा नहीं है, तो बताओगे, तो दरक्षा बताएगी आपको। दरक्षा बताओ, स्टील्ड हेलीकॉप्टर क्या? इसकी कोटिंग की जाती है, ठीक है। अब सुनो भाई, अगर इसकी कोटिंग की जाती है, जैसे ये रेयर अर्थ मेटल, जैसे डाइप्रोसियम जो है, इसको अगर कोटिंग कर दी जाए ऊपर से, तो हेलीकॉप्टर वगैरह पे या इसमें मिसाइल वगैरह पे, तो उसमें क्या होता है, इनके अंदर इतनी मतलब कुछ स्पीड से अपनी गायब हो जाती है। स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब है ये जो है गायब हो जाती है, दिखती नहीं है। उसका रिफ्लेक्शन जैसे वो इस तरह से रिफ्लेक्शन है कि वो एकदम जैसे सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है, कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं करती। तो जब वो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देंगी, तो आपको पता है अगर सारे लाइट रिफ्लेक्ट कर दी जाए, तो फिर वो चीज़ क्या नाम है, उस जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती है उसी कलर की तो दिखाई देती है, नहीं तो वो व्हाइट हो जाती है, नहीं गायब हो जाती है। ऐसा मतलब उसमें यही होता है, जैसे होता है ना कि कोई चीज़ इनविजिबल हो जाए। तो इसमें स्पीड भी हो और इस तरह का अगर मटेरियल को कोट कर दिया जाए, उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाए, तो वो चीज़ उसके अंदर एक तरह से जो मतलब वो गायब सी हो जाती है, ठीक है ना? दिखती नहीं है सही से। रडार-वडार में मतलब मुश्किल होता है उसको कैच करना। इस तरह की मतलब हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है। और इसको ड्यूपेरेशियम जो है, इस तरह की स्टील टेक्नोलॉजी बनाने में या हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। उसके अलावा आपका वाइटीरियम है, ये क्या नाम है, ये मिलिट्री जेट इंजन्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। वो टेक्नोलॉजी जिसमें एनिमी इसको डिटेक्ट ना कर पाए हेलीकॉप्टर्स को, छुप जाए हेलीकॉप्टर एनिमी एनिमी रडार वगैरह से, तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यूटेरियम जो है, ये मिलिट्री जेट इंजन्स बनाने में यूज़ हो जाता है, यानी रेयर अर्थ मेटल का काफ़ी बड़ा यूज़ है, आप देख रहे हैं। देख रहे हैं? हाँ? अब रेयर अर्थ मेटल का जो है चाइना के अंदर, हाँ, बिल्कुल। रेयर अर्थ जो है रिज़र्व चाइना के अंदर कहाँ पे है, ये आप एक याद कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, बयान ओबो माइन है, ठीक है? बाओ ताओ सिटी के अंदर, इनर मंगोलिया के अंदर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका रेयर अर्थ प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना? क्लियर है? वैसे क्या रेयर अर्थ हमारे हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते, हम भी कर सकते हैं, और जो क्या डेवलप्ड कंट्रीज़ और हैं जो नहीं कर सकती, कर सकती हैं। लेकिन उसमें मसला इन्वॉल्व, बात ये है कि रेयर अर्थ मेटल जो है, ये एनवायरमेंटल डैमेज बहुत करता है। कैसे एनवायरमेंटल डैमेज करता है, उसको आप समझिए। टॉक्सिक एसिड जो यूज़ की जाती है रिफाइन करने में रेयर अर्थ मेटल्स को, ठीक है? प्रोसेसिंग 1 टन रेयर अर्थ मेटल अगर निकालना है, तो उसमें 1 टन निकालने में, यानी आपको अगर 1 टन रेयर अर्थ मेटल मिला है, तो आपको 2000 टन टॉक्सिक वेस्ट निकालना पड़ेगा। आप सोचिए, वो टॉक्सिक है। उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी हैं, लाइक थोरियम, ठीक है? आर यू गेटिंग? कितना मुश्किल है? अब शांत रहो, मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? आप समझ रहे हो? टॉक्सिक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लाइक थोरियम, बाओटाओ रेयर अर्थ एंटरप्राइजेज जो है, वो 10 मिलियन टन ऑफ वेस्ट वाटर पर ईयर प्रोड्यूस करता है, ठीक है? ग्राउंड वाटर रिजर्व जो है, वो टॉक्सिक हो चुका है हुआंग हे रिवर का पूरी तरीके से, ठीक है? क्लियर है? समझ आ रही बात? अब 2010 के अंदर चाइना ने इंपोज किया एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड रेज टैरिफ, ये टैरिफ वगैरह बढ़ा दिया, कट किया एक्सपोर्ट को 40% तक, हायर प्राइस टू हेल्प टू द कवर ह्यूज इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो उसका प्रोडक्शन का लग रहा है, टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज दैट यूज रेयर अर्थ मेटल, जापान, यूएसए और
यूरोपियन ने यूनियन ने फाइल किया कंप्लेंट, क्योंकि ये रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा सप्लायर था। एक तो उसने एक्सपोर्ट कट कर दिया, दूसरा प्राइस बहुत हाई कर दिया, जिसकी वजह से इन लोगों को दिक्कत हुई, जापान, यूएसए और यूरोपियन यूनियन को। और अब पता है जब इनको दिक्कत होती है तो इनका एक ही माई बाप दिखता है, ट्रेड में। आप लोगों को इकोनॉमी में पढ़ा है आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ा तो जान लीजिए कि डब्ल्यूटीओ दिखता है, जिसके ऊपर हमारी भी डिस्प्यूट चलता रहता है। वो अंबर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स याद करो, नदीम याद करो, आया। तो ये लोग भाग गए उधर। यहाँ पे आप सोचिए कि रेयर अर्थ मेटल निकालने में कितना ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट, यानी 1 टन के लिए 2000 टन टॉक्सिक वेस्ट अगर निकल रहा है, तो इसके लिए लोग प्रोटेस्ट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। भाई इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है, हम लोग साथ में बात तो हम लोग चिल्लाना शुरू करते हैं कि ये क्या हो रहा है, केजरीवाल गाड़ियां बंद करो, ये करो वो करो, सब करते हैं ना। तो इसी तरीके से जो है वहां की गवर्नमेंट भी, वहां के लोग भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है वहां पे इतना स्ट्रिक्ट है सारी चीजें। अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होती तो इतना ज्यादा वो रेयर अर्थ मेटल प्रोड्यूस कर ही नहीं पाती, वहां पे इन्वायरमेंटलिस्ट बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे होते, लेकिन और जो जनता है वो प्रोटेस्ट कर रही होती। लेकिन चाइना में आपको पता है कि आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला तो आपकी कहानी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से वहां पे वो लोग जो है, जो गवर्नमेंट चाहती है वो कर लेती है। और वहां पे पूरा पूरा पानी टॉक्सिक हो गया है, और भी बहुत सारी आपको पता है उनको बहुत जो चाइना के लोग हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। ऐसा नहीं रेयर अर्थ मेटल में, मतलब बस आप ये सोचिए कि इन्वायरमेंटल डैमेज इतना हो रहा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस निकल रहे हैं और वेस्ट के तौर पर, उसको कहाँ लेके जाओगे, डिस्पोज करोगे? तो यहाँ पे दिक्कत तो आप ही के लोगों को हो रही है ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और उस उनको मतलब इतनी दिक्कतें हो रही हैं, बट गवर्नमेंट वन पार्टी गवर्नमेंट है, अब उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। तो वो सारी कहानी माओ ने कह ही दिया था, पावर कम फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, जो पावरफुल है वो बस वही चला रहे हैं, तो माइट इज राइट वाली कहानी चल रही है। अदरवाइज रेयर अर्थ मेटल का जो प्रोडक्शन है उसको करना किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह से, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में आसान नहीं है। आर यू गेटिंग? बात समझ में आई? कुछ पॉइंट समझ में आया? और चाइना पे पहले इफेक्ट होगा, बाद में लोगों पे होगा। वुहान जो जो वायरस, कोरोना वायरस आया, देखिए वर्ल्ड में हर जगह बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स बनाने पे अक्सर जो लोगों ने बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी लोग, कुछ लोग बायोलॉजिकल वेपन्स भी बना रहे हैं और केमिकल वेपन्स भी बना रहे हैं, दो उसको यूज अभी नहीं कर रहे, उनको लगता है कि कभी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से इन्वायरमेंटल कंसर्न है, पहला चाइना जाएगी, हालत खराब होगी। अब जैसे कोरोना था वो वुहान तक तो सीमित नहीं रहा ना, पूरे वर्ल्ड में फैला, ठीक है। तो इसी तरीके से है कि अगर इन्वायरमेंटल डैमेज होगा तो किसी एक कम्युनिटी की बात, एक कंट्री की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात है। जापान, यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने जो कंप्लेंट किया था डब्ल्यूटीओ में, इन्होंने ये कंप्लेंट किया था कि बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा इसका रेट बढ़ा दिया है और सप्लाई नहीं हो रही है। चाइना तो डब्ल्यूटीओ ने वर्डिक्ट दिया, अब जहां पे यूएसए आ जाए, आप समझ लीजिए सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, अगर आप देखेंगे आईएमएफ वगैरह में तो वो आपको यूएस दिखेगा। तो उसमें चलती भी किसकी है? यूएस की ज्यादा चलती है। यूरोपियन यूनियन भी शामिल हो गया, साथ में जापान भी, एक एशियन कंट्री शामिल हो गई। तो जब ऐसा हो जाता है तो फिर डब्ल्यूटीओ को वर्डिक्ट किधर, किसके साइड में देना था? इन्हीं लोगों के साइड में देना था। चाइना ने कहा, चाइना को बोला ये रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई है डिस्क्रिमिनेटरी है, डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के खिलाफ है। ठीक है, क्लियर है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया जापान 2014, आपको पता है जब प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर गए। वन ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन देम, इंडिया विल सप्लाई रेयर अर्थ टू द जापान। इंडिया, जब जापान को नहीं मिल रहा था तो उन्होंने बोला अर्थ मेटल इंडिया सप्लाई करेगा। अब आप देखें कि वो कंट्रीज जहां पे अपने लोगों के जान की कोई कीमत नहीं, इन्वायरमेंटल की कोई कीमत नहीं, वही अर्थ मेटल को ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और लोग भी को कर सकते हैं, बट वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको अपने लोगों की कंसर्न है, उनको पता है इतना वेस्ट निकालेगा, इतना होगा, इससे अच्छा हम खरीद लें, अपने इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट तो उसी कंट्री को पड़ेगा ना जो जहां से प्रोडक्शन होगा। तो ये एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। हमारे इंडिया में ने एग्रीमेंट कर लिया कि भैया ठीक है, जापान को रेयर अर्थ मैटर हम लोग सप्लाई करेंगे, जापान असिस्टेंट करेगा उसको रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग में, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, लेकिन इन्वायरमेंटल डैमेज को कौन बेयर करेगा? इंडिया। गाड़ी, ठीक है। और उसके बाद में आप देखें कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रेयर अर्थ, मतलब जो है ये क्या नाम है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है रेयर अर्थ मेटल का इंडिया रहा है। और केरला मोनाजाइट सैंड वहां मिलती है, आपको पता ही है। उड़ीसा, तमिलनाडु, यहाँ पे 95% ऑफ जो कंट्री का जो रेयर अर्थ का प्रोडक्शन है उन्हीं एरियाज में होता है, ठीक है, ये है। तो समझ में आ गया होगा आपके कि इसके बारे में। उसके अलावा कुछ ट्राइंगल्स हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जिनको अलग अलग रीजन्स को कुछ ट्राइंगल के नाम से, कुछ क्या नाम है
इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से जाने जाते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन जो है चाइना के, अब सारे याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ ट्रायंगल वगैरह जो है उसको याद कर लो, कुछ रीजन्स को याद कर लो, 2-4 रीजन बस। ठीक है, एक तो मुकदेन ट्रायंगल है, मुकदेन ट्रायंगल। दूसरा है आपका बीजिंग तियानजिन रीजन। उसके अलावा आपका यांगजी बेसिन। उसके अलावा आपको ग्वांगझो मकाओ, ठीक है, मकाओ रीजन। ये 4 रीजन इंडस्ट्रियल रीजन है चाइना के, जो फेमस रीजन्स हैं। ठीक है, आपका मुकदेन ट्रायंगल कहां पे है? मुकदेन ट्रायंगल जो है ये आपका लियोनिंग प्रोविंस, आपने अभी मैप में देखा हुआ है। यहाँ पे रिजर्व है आयरन का, बोरॉन का, डायमंड का। गुड रिजर्व है क्रूड ऑयल और आपका नेचुरल गैस का। लियाओहो ऑयल फील्ड है यहाँ पे। पेट्रोलियम इन द गल्फ ऑफ बोहाई, आपको पेट्रोलियम भी मिलेगा। गल्फ ऑफ बोहाई आप देखोगे वहां मिल जाएगा आपको। तो ये मुकदेन ट्रायंगल जो है ये किसको कहते हैं? लियोनिंग प्रोविंस के अंदर ये आपका जो ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हैं आप, सेन्यांग, ये ना सेन्यांग, ठीक है, फुसून एंड अंसान, ये जो है ट्रायंगल बना रहे हैं। ये स्टील ट्रायंगल चाइना का कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोकेमिकल्स और ऑटोमोबाइल्स एंड उसके अलावा आपका एयरक्राफ्ट्स, हैवी मशीनरी, ये सब यहाँ पे मिलेगा। इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ का देलियान। कौन सा? देलियान। ओके, देख लीजिए मैप। ठीक है, दिख गया? बोहाई आपको दिखा होगा, हुआंग हाई, और ये क्या नाम है आपका, ये सब रीजन भी देख लीजिएगा जाके, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। समझ में आ गई? ये जो है ये इसको मुकदेन ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, और ये आप प्रोविंस कौन से जाएंगे? लियोनिंग प्रोविंस के अंदर जाके आप देखेंगे, आपको दिखेगा। ठीक है, बोहाई इकोनॉमिक रिम, बोहाई इकोनॉमिक रिम जो है इसके अंदर क्या है? ये आपका बीजिंग, ठीक है, बीजिंग क्या है? कैपिटल ऑफ चाइना। और तियानजिन, ये रीजन है। तियानजिन जो है हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी है यहाँ पे चाइना में, हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी। आपको पता है पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। पर कैपिटा यानी जब हम पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीडीपी की बात करते हैं तो इससे हमें वहां की ये पता चलता है कि लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, उसका एक मतलब एक रफ आइडिया मिलता है। तो तियानजिन जो है उसमें हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी है चाइना की। मेट्रोलॉजिकल एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। ठीक है, तियानजिन में, वो देख लीजिए एकदम यहाँ पे। तियानजिन आपने देखा, बीजिंग से जस्ट नीचे देखेंगे आप तो दिखेगा। ठीक है, नाउ हब ऑफ द शिपिंग एंड लॉजिस्टिक हब भी है ये। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोकेमिकल्स भी यहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा आपका यांगजी बेसिन, ये रिवर आपको पता है, यांगजी रिवर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है चाइना की। और ये यहाँ पे सिचुआन बेसिन है, ये राइस बाउल ऑफ चाइना कहलाता है। ठीक है, सिचुआन बेसिन को कहते हैं राइस बाउल ऑफ चाइना। हाईएस्ट नेविगेबल रिवर चाइना की जो है वो कौन सी है? ये है यांगसी रिवर। 3 गॉड डैम इसके ऊपर हैं, आप देखेंगे, मैंने इसको पहले भी मार्क करवा रखा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर स्टेशन यहाँ पे बनाया गया था। और इंक्रीज किया यहाँ पे टू इंक्रीज नेविगेशन इन यांगजी, यहाँ पे जो है यांगजी के अंदर नेविगेशन वगैरह इंक्रीज करेंगे। यांगजी रीजन जो है आपका, यांगजी रिवर के अंदर ये संघाई है, आपको दिखा है संघाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ की सिटी है। संघाई जो है स्टील, टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट पोर्ट है चाइना का, वर्ल्ड का बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है यहाँ पे है। फाइनेंशियल सेंटर है चाइना का संघाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संघाई के बारे में मैंने आपको एक बात और बताई थी, याद करो, एक बैंक का मैंने बोला था हेडक्वार्टर है, शायद बताया हो आप लोग को याद। ब्रिक्स बैंक जो है, ब्रिक्स आपको पता है ना, ब्रिक्स तो कंट्रीज पता है या नहीं पता आप लोगों को? ब्रिक्स कंट्रीज पता है नहीं? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक बताया था उसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर संघाई है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना है। गेटिंग? समझ आ गई? तो ये फाइनेंशियल सेंटर है चाइना का, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी ये है, जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। गेटिंग? तो येंगजी रीजन जो है यहाँ पे देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट जो सिटीज यहाँ पे लोकेट करती है। देखो टिप पे तो आपको यहाँ पे देखो संघाई दिख रहा है। उसके अलावा नेजिंग, यूहान, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट, और क्या नाम है, चेंगडो, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह ये इस पे फॉल करता है, इस रीजन में फॉल करता है इसके उसमें। और यहाँ पे जो है आपका जैसे नैनकिंग है, वहाँ पे टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है।
उसके अलावा वुहान जो है स्टील इंडस्ट्री के लिए फ़ेमस है, आजकल बायोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए भी फ़ेमस है। उसके अलावा जेंगडू ये जो है आपका पेट्रोलियम रिज़र्व, आयरन रिज़र्व, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़ेमस है। उसके अलावा जो है आपका ये रीजन जो है मकाओ रीजन ये आपको दिखेगा ग्वांगझो, मकाओ रीजन, ये ऑन पर्ल रिवर, जो पर्ल रिवर आपको कल मार्क करवाई थी, उसमें आप देखोगे, ये आपका अर्लीस्ट सबसे पहले जो सेज बना था स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन हमारे इंडिया में सबसे पहला कौन-सा था, कौन बता कांदला, कांदला, कांदला पोर्ट गुजरात बताया था ना? हाँ भाई नदीम, बताया था? ये अर्लीस्ट सेज है चाइना का, ये क्या नाम है आपका, उसी तरह से हमारा जो है सबसे पहला कौन-सा है कांदला पोर्ट गुजरात। फेमस फॉर द फिनिश्ड गुड एंड लाइट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है ये वाला रीजन जो यहाँ है, और क्लोज टू हांगकांग, ठीक है? ये हांगकांग के आस-पास है, पास है ना? तो क्लोज टू हांगकांग एंड मकाओ, ये यार रीजन आपको दिखेगा यहाँ पे। हांगकांग आप जाके देखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये दिखेगा। पर्ल रिवर आपको दिख ही रही है, मकाओ रीजन है, ये सब इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, आप इसको याद रखेंगे। और ये हमने देख लिया भाई चाइना के बारे में जो भी बातें हमें करनी थी, हमने आज चाइना के बारे में काफ़ी कल भी और आज मिला के काफ़ी सारी बातें की, जिसमें हमने उसका पॉलिटिकल, फिजिकल, कुछ मेन-मेन इंडस्ट्रीज़, मेन-मेन इंडस्ट्रियल रीजन और उनके जो ओर्स हैं, एक जनरल ओवरव्यू लिया है चाइना के बारे में। आपको आई होप कि चाइना थोड़ा समझ में आया होगा। ओके?